अच्छा, हम सब ने भारत का ये नक्शा तो देखा ही है ना? ये जो राज्य हैं, इनकी जो सीमाएं हैं, सब कुछ कितना स्थायी, कितना फिक्स्ड लगता है। पर क्या ये सच में इतनी पक्की हैं? क्या ये पत्थर की लकीर हैं? और यहीं से उठता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या भारत की संसद के पास देश के इस पॉलिटिकल मैप को बदलने की ताकत है? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो भारत के नक्शे को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें समझना होगा। मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, आखिर ये दोनों हैं क्या और इनमें फर्क क्या है? तो देखिए, एक स्टेट या राज्य क्या होता है। ये एक तरह से एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। सोचिए, जैसे उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है। इनकी अपनी चुनी हुई सरकार है, अपने चीफ मिनिस्टर हैं, और सबसे बड़ी बात, पुलिस, एजुकेशन, ऐसे कई जरूरी मामलों पर ये अपने कानून खुद बना सकते हैं। मतलब इनके पास काफी ऑटोनॉमी होती है। और दूसरी तरफ हैं यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे चंडीगढ़ हो गया या फिर अंडमान और निकोबार। ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के अपॉइंट किए गए एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, और इनके लिए कानून बनाने का अधिकार सीधा पार्लियामेंट के पास होता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। गवर्नेंस को ही देख लीजिए। एक तरफ स्टेट्स हैं जिनकी अपनी सरकार, अपनी लेजिस्लेचर हैं। दूसरी तरफ हैं यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें सीधे सीधे सेंटर गवर्न करता है। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता। जाहिर है स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा है और यूटीज के पास बहुत लिमिटेड। हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी इसके थोड़े से अपवाद जरूर हैं, जहां अपनी विधानसभा भी है और कुछ हद तक स्वायत्तता भी। तो सवाल यह है कि पार्लियामेंट इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज को आखिर बदल कैसे सकती है? इसका जवाब हमारे संविधान में ही है, खास तौर पर आर्टिकल 1 से 4 में। चलिए इस टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 1। ये भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के संघ के तौर पर डिफाइन करता है। देश के सारे स्टेट्स और टेरिटरीज के नाम इसी में लिस्टेड हैं। और ये यूनियन शब्द क्यों चुना गया, फेडरेशन क्यों नहीं? इसका जवाब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत खूबसूरती से दिया था। उन्होंने साफ कहा कि इंडियन फेडरेशन एक यूनियन इसलिए है क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता। ये एक इंडिसॉल्युबल यूनियन है। यहीं पर एक और बहुत जरूरी कानूनी फर्क समझना होगा, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं जो फेडरल सिस्टम का हिस्सा हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और भविष्य में हासिल की गई कोई भी टेरिटरी शामिल हो सकती है। तो असली पावर कहां से आती है? वो आती है आर्टिकल 2 और 3 से। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो भारत में नए राज्य शामिल कर सकती है, जैसे 1975 में सिक्किम को शामिल किया गया था। और आर्टिकल 3 ये पार्लियामेंट को मौजूदा राज्यों की बाउंड्रीज बदलने, उनके नाम बदलने या फिर नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। तो फिर ये होता कैसे है? प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहले तो ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में तभी आ सकता है जब प्रेसिडेंट इसकी सिफारिश करे। फिर अगर बिल किसी स्टेट की बाउंड्री या नाम पर असर डाल रहा है तो प्रेसिडेंट उसे उस स्टेट की असेंबली के पास भेजते हैं उनके विचार जानने के लिए। और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, स्टेट असेंबली की राय कुछ भी हो, पार्लियामेंट उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब आखिरी फैसला तो सेंटर का ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने सेंटर को इतनी ज्यादा पावर दी ही क्यों? वजह ऐतिहासिक है। सोचिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 550 से भी ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए ये पावर्स बहुत जरूरी थीं। चलिए अब थ्योरी से जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि इन संवैधानिक शक्तियों का हाल में इस्तेमाल कैसे हुआ है। और इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है जम्मू और कश्मीर। तो यहां हुआ क्या? घटनाएं काफी तेजी से घटी। देखिए, 2018 में JNK की स्टेट असेंबली को भंग कर दिया गया, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। फिर इसी सिचुएशन में 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म किया। और फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इस्तेमाल करके पूरे राज्य को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। इस रीऑर्गेनाइजेशन का नतीजा क्या निकला? जो पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, वो अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बंट गया। एक जम्मू एंड कश्मीर, जिसके लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान रखा गया है, और दूसरा लद्दाख, जिसे बिना असेंबली वाली यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इससे एक बहुत सीधा सवाल मन में आता है,
क्या आज जम्मू और कश्मीर में कोई चुनी हुई फंक्शनिंग लेजिस्लेटिव असेंबली है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कागज पर एक असेंबली का प्रावधान तो है, लेकिन 2018 में पुरानी असेंबली भंग होने के बाद से नई असेंबली बनाने के लिए अब तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं, तो फिलहाल वहां कोई फंक्शनल असेंबली नहीं है। जम्मू और कश्मीर का ये पूरा वाकया हमें भारतीय स्टेट के स्ट्रक्चर के एक बहुत ही बुनियादी और मजबूत प्रिंसिपल पर वापस ले आता है। जेएनके का उदाहरण और संविधान के ये सारे प्रावधान सब मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं, और इसका जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि भारत एन इंडिविजिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। मतलब संघ यानी कि हमारा देश भारत वो तो इंडिविजिबल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन इसके जो हिस्से हैं यानी जो राज्य हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। मतलब पार्लियामेंट उनकी सीमाओं को बदल सकती है, उन्हें खत्म कर सकती है या उन्हें फिर से ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का ये जो अनोखा बैलेंस है, जहां यूनियन परमानेंट है लेकिन स्टेट्स नहीं, ये भारत के पॉलिटिकल मैप के भविष्य के बारे में क्या कहता है?